राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। मैं हूं मौर्य कुमार गौतम, आपका अपना न्यूज रिपोर्टर। देखते रहें गांव शहर की खबर और जुड़े रहें सिटी न्यूज इंडिया वन के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना न्यूज रिपोर्टर मौर्य कुमार गौतम। आज हम आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ क्षेत्र के कस्बा धौलाना के जोधा फार्म में, क्योंकि यहां पर आज एक जनसंवाद का कार्यक्रम किया गया है और हमारे समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव क्षेत्र की जनता जनेश्वर मिश्र प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव क्षेत्र की जनता जनेश्वर प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव क्षेत्र की जनता जनेश्वर मिश्र बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय संचालक महोदय और इस कार्यक्रम के आयोजक श्रवण शर्मा जी। आपकी एक ऊर्जावान उद्घोष से मुझे पूरा विश्वास है कि विधानसभा धौलाना के उन लोगों तक भी आवाज गई होगी जो इस विषम परिस्थिति में नहीं आ पाए, जो कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते थे वो नहीं आए। सबसे पहले आज मैं समाजवादी विचारक, भारत की महान विभूति, भारतीय राजनीति को एक विशेष दिशा देने वाले एक महान दार्शनिक, महान समाजवादी पुरोधा स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा जी की चरणों में नमन करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मुझे इनके बताए हुए उसूलों पर चलने की ऊर्जा ईश्वर मुझे प्रदान करे, ऐसी कामना करता हूं। स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा जी के बारे में जितना भी बताया जाएगा वो कम होगा, क्योंकि समाजवाद की परिकल्पना डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण से शुरू होकर स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा जी, श्रद्धेय नेताजी शरद यादव जी, स्वर्गीय लालू जी, ऐसे तमाम वो कड़ी है जिनके बिना समाजवाद अधूरा था और समाजवाद के बिना इस देश का संविधान और इस देश का समाज भी अधूरा है और समाज प्रगति तब तक नहीं कर सकता जब तक समाज में समाजवाद स्थापित ना हो जाए। इतने बड़े विचारधारा को लेकर के चलने वाले श्रद्धेय नेताजी स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा जी के चरणों में नमन करता हूं और आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमारे साथ मंच साझा कर रहे समाजवादी पार्टी जनपद हापुड़ के पूर्व जिलाध्यक्ष, वर्तमान में प्रदेश सचिव बड़े भाई आदरणीय देवेंद्र जाखड़ जी। इस सभा में मातृशक्ति का प्रतिनिधित्व कर रही समाजवादी महिला सभा की प्रदेश सचिव बहन शांति जवाहरी जी, हमारे बड़े भाई समाजवादी जनपद हापुड़ के जिला उपाध्यक्ष बड़े भाई आदरणीय संजय यादव जी और मंचासीन समाजवादी पार्टी के सभी सम्मानित जिला कार्यकारिणी के पदाधिकारीगण, सभी फ्रंटल के अध्यक्ष और पदाधिकारीगण और मेरे सामने धौलाना विधानसभा की सम्मानित जनता
मेरे नौजवान साथी, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, मेरी मातृशक्ति और इस देश के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले इस देश की सम्मानित मीडिया, मैं आप सभी का समाजवादी पार्टी की तरफ से, अपनी तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। साथियों, आज का जो मौसम था, उस मौसम को देख ऐसे लग रहा था कि शायद कार्यक्रम ना हो पाए, लेकिन सरवण शर्मा जी की प्रतिबद्धता और आप सभी लोगों का सरवण शर्मा जी में विश्वास इतना अटूट था कि जिसकी कल्पना शायद मैं नहीं कर पा रहा था। मुझे पूरा विश्वास था कि ऐसे मौसम में इतना सफल कार्यक्रम इतने लोग शायद ना पाए, लेकिन आप इतनी भारी तादाद में इस कार्यक्रम में शिरकत किए। ये आपके अटूट विश्वास को सरवण शर्मा जी तो बनाएंगे ही बनाएंगे, मैं आपको भी विश्वास दिलाता हूं कि समाजवादी पार्टी आपके इस विश्वास को जीवन के अंतिम सांस तक कायम रखेगी और मैं जहां भी जिस लायक रहूंगा आपके लिए हमेशा खड़ा मिलूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। मैं चूंकि इंजीनियरिंग का स्टूडेंट रहा, कंप्यूटर साइंस में ही मैंने बीटेक किया, कंप्यूटर साइंस में ही मैंने एमटेक किया और कंप्यूटर साइंस में ही मैंने पीएचडी किया हुआ है। राजनीति की किताबें बहुत कम पढ़ी हैं, इसीलिए शेर वगैरह बहुत कम बोल पाता हूँ सभाओं में, लेकिन प्रयास ये करता हूँ कि बोलूं। तो आज की जो कठिन परीक्षा थी आप लोगों के सामने, एक तरफ बारिश का माहौल था, दूसरी तरफ बेदुबला थी। श्रद्धेय जनेश्वर मिश्रा जी की जयंती भी है, जिन्होंने हमारे और आपके और समाज के लिए बहुत कुछ दिया है, उसमें जाना भी जरूरी था। तो बहुत सारे समय ऐसे आते हैं जब बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, तो उस समय एक शेर के माध्यम से आप लोगों का आभार भी व्यक्त करना चाहता हूं और भाई सरवण शर्मा जी का जो आपके प्रति लगाव है, जो इनकी प्रतिबद्धता है, जो लगनशीलता है, शायद उन लाइनों में समाहित होगा। लाइन ये है कि सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। जैसे आज का मौसम, सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। जैसे जंतर मंतर पर मारी गई लाठियां, सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है। अगर बिकने पर आ जाओ तो गिर जाया करते हैं दाम अक्सर, अगर बिकने पर आ जाओ तो गिर जाया करते हैं दाम अक्सर। ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है, ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। साथियों, ये देश आज ऐसे परिवेश से गुजर रहा है जब हर तरफ मुश्किल हाहाकार है। जंतर मंतर का नाम मैंने इसलिए लिया कि वो देश की शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा हुआ मामला था। इस हॉल में बैठा हुआ हर एक व्यक्ति, चाहे उसका बेटा पढ़ाई कर रहा हो, चाहे उसका भाई कर रहा हो, कोई बहन कर रही हो, उसकी बेटी कर रही हो, कोई एक व्यक्ति इस देश का ऐसा नहीं मिलेगा जिसके परिवार में शिक्षा की बात ना हो रही हो। और उसी शिक्षा को देने में वर्तमान सरकार पूरी तरह से फेल है, जिसकी वानगी आपने जंतर मंतर पर देखी। और ये जंतर मंतर पर लोग इसलिए इकट्ठा हुए थे कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नीट परीक्षा में लगभग 22 हमारे बच्चों ने आत्महत्या करके अपनी जान दे दी, अपनी शहादत दे दी। और इस वजह से कि इस देश की शिक्षा व्यवस्था उन लोगों के लिए नहीं है जो गरीबी से आगे बढ़कर नौकरी पेशा करके, छोटे मोटे व्यापार करके ये उम्मीद पाते हैं कि हमारी बेटी, हमारा बेटा भी डॉक्टर बन सके। ये सरकार पूंजीपतियों के दबाव में आके पैसे वालों के लिए काम करने का जो इनका एक सिस्टम है, उसके सामने झुक करके बहुत ही प्रतिष्ठित परीक्षाओं के पेपर लीक करवाती है, जिसमें नीट शामिल है। 2017 में नीट की परीक्षा लीक हुई, 2021 में नीट की परीक्षा लीक हुई, 2024 में नीट की परीक्षा लीक हुई और 2026 में भी नीट की परीक्षा लीक हुई। और मात्र 2026 का ये आंकड़ा है कि हमारे 22 बच्चों ने शहादत दे दी। 17 में कितने दिए, 21 में कितने
तो आप इस बात को मानिए कि अगर किसी एक परीक्षा में इतनी बड़ी धांधली हो रही है, इस परीक्षा का आयोजन एनटीए करवाती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब छात्र आंदोलन कर रहे थे उसी बीच प्रधानमंत्री ने कहा कि हम एनटीए पर बहुत कठिन कार्रवाई करेंगे और 47 अधिकारियों को परीक्षा लीक के मामले में निलंबित कर दिया गया। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एनटीए के चेयरमैन प्रदीप जी आज भी निलंबित नहीं हुए हैं और आज भी एनटीए में अपनी सेवा दे रहे हैं। जो पेपर लीक के सबसे बड़े गुनहगार अगर संस्था के माध्यम से कहा जाए तो एनटीए के चेयरमैन को कहा जाएगा। आज भी वो इसी संस्था में हैं और उन्होंने कोई इस्तीफा नहीं दिया और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये तो मैं मानता हूं कि इनके रहते हुए कभी भी परीक्षा प्रणाली सही नहीं हो सकती है। इन्हीं सब नाराजगी की वजह से इस देश के हर परिवार से, हर परिवार के बच्चे, परिवार के लोग, उनके माँ बाप दिल्ली के जंतर मंतर पर आए और उन्होंने कहा कि हम एक छोटी सी मांग करते हैं कि इस देश में अगर किसी की अकाउंटेबिलिटी चेक नहीं होगी तो मेरे ख्याल से कभी अन्याय कम नहीं होगा, भ्रष्टाचार कम नहीं होगा। प्रतीकात्मक तौर पर आप शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लीजिए ताकि पूरे देश में हर विभाग में मैसेज जाए कि अगर कोई विभाग कोई गलती करेगा तो उसके मंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा, तो शायद वो इस तरह की चीजों को रोकेगा। एक छोटी सी मांग थी बच्चों की, कोई देश का प्रधानमंत्री नहीं बदलना चाहते थे वो, उन्होंने कहा हमें शिक्षा मंत्री बदलना है। आपने पुलिस की बर्बरता को देखा होगा। हमारे और आपके बेटियों के कपड़े फाड़ने की आजादी, कपड़े फाड़ने का आदेश जो गृह मंत्री की पुलिस है अमित शाह जी की, किसके आदेश पर बेटियों के कपड़े फाड़ने का काम किया गया? सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो यह है कि बेटियों के प्राइवेट पार्ट में लाठियों से मारने का काम भी दिल्ली पुलिस कर रही थी और देश के गृह मंत्री को शर्म भी नहीं आई और एक माफी का शब्द भी नहीं किया। हमारे और आपके बच्चों को पुलिस लाठियों से मार रही थी, उनके हाथ तोड़ रही थी, उनके पैर तोड़ रही थी, उनके सर फोड़ रही थी और पैलेट गन से जब हमारे जवान छाती पर अपनी गोलियां खा रहे थे तो देश के प्रधानमंत्री चैन की नींद सो रहे थे। उनको लगा कि गोलियों से डरा देंगे, डंडों से डरा देंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि इस देश की मिट्टी और इस देश की तासीर ऐसी है कि अंग्रेज भी नहीं डरा पाए तो आप क्या डरा सकते हो। और इस देश के युवा छाती तान कर खड़े रहे, सैकड़ों पैलेट गन की गोलियां खाने के बाद, आंख फूट जाने के बाद भी इस देश का युवा वहां से नहीं हटा, क्योंकि हम और आप उसके पीछे खड़े थे कि बेटा आपकी लड़ाई कोई अकेले की लड़ाई नहीं है, पूरे देश के युवाओं की लड़ाई है, आप लड़िए, हम आपके साथ हैं, सरकार झुकेगी। और अंतोगत्वा जा करके इस देश की सरकार झुक गई और प्रधानमंत्री ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिया। ये तो दबाव में किया गया काम था, लेकिन जो इंसान का असली चरित्र होता, जो स्वभाव होता है, वो कभी बदलता नहीं, वो दिखाई देता है। आपने देखा होगा कि देश के प्रधानमंत्री को नींद नहीं आ रही थी, रात के 12 बजे इंस्टाग्राम पर आकर रील बनाया और बच्चों को गुमराह करने का प्रयास किया और उन्होंने बोला कि कुछ बच्चे गुमराह हो गए हैं, तो अपने रास्ते से भटक गए हैं, नशा करते हैं, उन्हें हम समझाना चाहते हैं। मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूं इस मंच के माध्यम से, ग्राम नंदपुर के बहुत सारे लोग हैं, धौलाना विधानसभा क्रांतिकारी धरती मानी जाती है। प्रधानमंत्री जी कंगना रनौत जी से एक बार बोलिए कि इस देश के युवाओं को गटर कहना बंद कर दे, इस देश के जेनजी को गटर कहना बंद कर दे, इस देश के युवाओं को नशेड़ी कहना बंद कर दे और इस देश को, देश के बेटियों को ऐसे ऐसे आपत्तिजनक टिप्पणी किया जो मैं आपके सामने बोल नहीं सकता, उनको पहले आप रोकने का काम करिए, तब जाके इस देश के युवाओं पर सवाल खड़ा करने का काम कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा था कि किसी भी पार्टी, किसी भी नेता, किसी भी व्यक्ति का जो चरित्र होता है वो सामने आ ही जाता है। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, किसने दिया? 22 बच्चों की शहादत होने के बाद जब बच्चे जंतर मंतर पर आए, लाखों की संख्या में लोगों ने दबाव बनाया, देश की मीडिया से लेकर के खेत खलिहान से लेकर के हर जगह लोग निकलना शुरू हो गए, ऐसी परिस्थिति में इस्तीफा दिया। उसके अगले दिन जब संसद चलनी थी तो देश के प्रधानमंत्री के निर्देश पर भारतीय जनता पार्टी के बेशक नेताओं ने, सांसदों ने, मंत्रियों ने धर्मेंद्र प्रधान को बाला पहनाकर स्वागत
स्वागत करने का काम किया। ये हमारे बच्चों का अपमान है, हमारे बच्चों के जो शहादत है उसका अपमान है, और आप भ्रष्टाचार को आगे बढ़ाने के लिए माला पहनाने का काम कर रहे हैं। ये असली चरित्र है भारतीय जनता पार्टी को हमें जानने और समझने की जरूरत है। ये साथियों, महज एक मसला था जिसके बारे में मैंने आपको बताया। इस सरकार से शिक्षा की उम्मीद आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। उसके बहुत सारे कारण हैं। एक दो कारण मैं बताऊंगा कि अगर इस पार्टी के नेता खुद पढ़े लिखे नहीं हैं, उन्हें पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें ये नहीं पता कि पढ़कर के बच्चा जब नौकरी करता है तो पूरे परिवार का सम्मान बढ़ता है, समाज आगे जाता है, देश आगे जाता है, वो ये लोग नहीं जानते क्योंकि इनके परिवार में इस तरह की परंपरा नहीं रही होगी। तो इसलिए इसे शिक्षा की उम्मीद करना बेकार है। लेकिन मैं आपसे बार बार कहता हूं, जब भी किसी सभा में जाता हूं, मैं बिल्कुल ये नहीं कहता आंख बंद करके आप किस पार्टी को वोट दे दीजिए। मैं आपसे कहता हूं कि आप आकलन करिए कि आपके बच्चों के साथ कौन खड़ा, आपके बच्चों के साथ कौन नहीं खड़ा है। इस आकलन के बाद जब आप अपने बच्चे के चेहरे को देखेंगे तो शायद आपको ये महसूस होगा कि हमें कौन सा रास्ता चुनना है। समाजवादी पार्टी ने शिक्षा के लिए जो काम किया है, अगर मैं बताऊंगा मुझे कम से कम 15 से 20 मिनट लगेगा, लेकिन पूरी बात नहीं बता करके छोटी छोटी बातें मैं शुरू कर देता हूं। 2012 से 17 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अखिलेश यादव जी ने इस प्रदेश के युवाओं के योग्यता को जानते हुए और पूरे विश्व का जो ग्लोबल कंपटीशन है, उस ग्लोबल कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए उनको पता था कि आने वाला समय डिजिटल का है, कंप्यूटर का है, मोबाइल का है, बिना इससे हम आगे नहीं जा सकते। उस समय उन्होंने बिना कोई होर्डिंग लगाए, बिना कोई प्रचार किए, बिना कहीं एडवर्टाइजमेंट किए 22 लाख युवाओं को लैपटॉप देने का काम किया था। और आज भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार दोनों ने मिलाकर के 22 लाख लैपटॉप नहीं बांटे होंगे। हाँ, होर्डिंग 22 करोड़ जरूर लगा दिए होंगे। पेट्रोल पंप से लेकर के शौचालय तक मोदी जी की फोटो आपको नजर आती होगी। हमने युवाओं के लिए 22 लाख लैपटॉप बांटे, और वो भी 2012-17 की सरकार में। आप समझो, आज के 12 साल पहले हमने ये काम कर दिया था। इस सरकार ने क्या किया? कुछ काम नहीं किया। दूसरा महत्वपूर्ण काम जो हम लोगों ने किया था बेटियों के लिए, इस देश की बेटियां अगर आगे नहीं बढ़ेंगी, आधी आबादी अगर आगे नहीं बढ़ेगी, तो इस देश का कभी विकास नहीं हो सकता। जो नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि हम 2047 में देश को विश्व गुरु बनाएंगे, विकसित राष्ट्र बनाएंगे, उसकी बुनियाद क्या होगी, उसका तरीका क्या होगा, पूरी भारतीय जनता पार्टी के पास एक नेता नहीं जो बता सके। मैं आपको बताऊंगा कि हमारा नेता कैसे बताएगा और कैसे करेगा। हम लोगों ने बेटियों की शिक्षा के बारे में चिंता की, कन्या विद्याधन योजना लेकर आए कि बेटियों को कन्या विद्याधन मिलेगा, अपनी पढ़ाई करेंगी, गरीबी में कोई बेटी ऐसी नहीं वो पढ़ ना सके। अगर उसे स्कूल जाने की जरूरत पड़ेगी तो हो सकता है बस की सेवा माँ बाप ना दे पाए, तो हमने बेटियों को साइकिल देने का काम किया कि आप आत्मनिर्भर बनकर साइकिल से जाओगे, अपनी शिक्षा को पूरी करके आओगी। ये दो काम बेटियों के लिए थे जो हम लोगों ने किए थे। अब तीसरा जो सबसे बड़ा काम करने वाले हैं, हम उसके बारे में आपसे बात करना चाहते हैं। आप लोग सोचिए कि आपकी कोई ग्राम सभा जैसे नंदपुर है, अगर नंदपुर की सारी बेटियों को पढ़ाने की जिम्मेदारी कोई एक व्यक्ति ले सकता है क्या? आप सोच के देखिए कि आप कितने की बेटियों को पढ़ाने की जिम्मेदारी ले सकते हैं अपनी बेटी के अलावा। अगर इसी बात को मैं कहूं कि पूरे धौलाना विधानसभा की जितनी बेटियां हैं उनको पढ़ाने की जिम्मेदारी कोई ले, तो आप बताइए कैसा व्यक्ति होगा। और पूरे जिले हापुड़ की अगर बेटियों को पढ़ाना हो तो कैसे करोगे आप? और पूरे प्रदेश की बेटियों को पढ़ाने की जिम्मेदारी अगर कोई ले ले तो उससे बड़ा नेता कौन है, उससे बड़ी सोच वाला कौन है, उससे बड़ा विजन वाला कौन है, और उससे बड़ा अपनापन रखने वाला कौन है? समाजवादी पार्टी की सरकार 2027 में बनेगी तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बोला है कि उत्तर प्रदेश की हर बेटी की केजी से लेकर के पीजी तक की शिक्षा हम मुफ्त करेंगे, और उसकी जिम्मेदारी अखिलेश यादव की है। इस हॉल में जितने लोग बैठे हैं, हर घर में बेटी होगी, चाहे आपकी अपनी बेटी होगी, बेटी नहीं होगी तो पोती होगी, एक बेटी जरूर होगी। इसका मतलब अगर आपने एक वोट अखिलेश यादव जी को दिया तो आपके बेटी की शिक्षा फ्री हो जाएगी अगले 5 साल के लिए। इससे बड़ा काम पूरे भारत नहीं, पूरे दुनिया की राजनीति को उठाकर देखिएगा। जो अमेरिका कहता बहुत विकसित देश है, हम सुपर पावर है, वहां भी बेटियों की शिक्षा फ्री नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश में बेटियों की शिक्षा फ्री की जाएगी। ये समाजवादी पार्टी का ऐलान है और 2027 में हम लोग करेंगे।
तो इसलिए मैं कहता हूं इस आंदोलन को आप बार बार करिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी जो सरकार होती है, जनता के द्वारा चुनी हुई, जनता के लिए जो सरकार होती है, उसकी अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही होती है। अगर वो जिम्मेदारी जवाबदेही को कोई सरकार पूरा ना करे तो आपका सवाल पूछने का बराबर हक है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिसके साथ धोखा ना हो रहा हो। बेटियों की बात मैं करूं, आपके पड़ोस में मेरठ है, आपने देखा होगा मेरठ की एक बेटी के साथ दुर्व्यवहार हुआ और उसके न्याय के लिए जो लोग लड़ने गए, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उन्हें डंडे से पीटा और उत्तर प्रदेश के पुलिस ने उन्हें रोकने का भी प्रयास किया। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो सरकारें होती है उनकी जिम्मेदारी जवाबदेही दोनों होती है और आपको सवाल करना ही पड़ेगा। आप अगर सवाल नहीं करेंगे तो सरकारें निरंकुश हो जाएंगी और निरंकुशता आपके लिए नुकसानदेह हो जाएगी। 2027 में अखिलेश यादव ने यह भी कहा है कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो हम हर एक गरीब महिला के खाते में एक साल में 40,000 रुपए देने का काम करेंगे ताकि उस महिला का जीवन स्तर सुधर सके, समाज में वो मुख्य धारा में आ सके, अच्छे कपड़े पहन सके, अच्छा खाना खा सके और एक अच्छे घर में रहने के सपने जो होते हैं उसे पूरा कर सके। तो ये मैंने 2-3 छोटे छोटे काम बताए जो समाजवादी पार्टी करना चाहती है आपके लिए और जो हमने किया है। इस हॉल में किसान भी बहुत सारी मात्रा में बैठे हुए हैं, बहुत सारी संख्या में बैठे हुए हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश गन्ना किसानों का बेल्ट है। हमारे जाखड़ साहब जाट समाज से आते हैं और ये लोग भी गन्ने की खेती करते हैं। भुगतान को लेकर के एक पैर इनका चीनी मिल में रहता है, एक पैर जिला कलेक्ट्रेट पे रहता है और एक पैर घर पे रहता है। तो खेती का काम कैसे होगा, कब होगा, ये मुझे बताइए। ये लोग चाहते हैं कि गन्ना किसान का भुगतान समय से हो जाए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में जब आई थी तो उसके वादे बताऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा। किसानों की आय दोगुनी करेंगे। अगर गन्ना किसानों का भुगतान 14 दिन के भीतर नहीं हुआ तो हम आपको ब्याज देंगे। आज भी अकेले उत्तर प्रदेश में 16,000 करोड़ रुपए गन्ना किसानों का बकाया है। उसका ब्याज कितना होगा मुझे निकाल कर बताइए। सारा ब्याज चीनी मिल खा रही है और योगी सरकार के अधिकारियों को मिली भगत सिखा रही है। किसी भी किसान को पूरे देश में उत्तर प्रदेश को मिला करके 1 रुपए का ब्याज नहीं मिला। अलबत्ता 16,000 करोड़ रुपए हमारा और आपका मिलों के पास बकाया है, आज तक भुगतान नहीं हो पाया। इस भुगतान की व्यवस्था कैसे होगी? मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि समाजवादी पार्टी वो पार्टी है जो समस्या तो बताती है, उसका समाधान भी तुरंत बताती है। इस समस्या का समाधान क्या होगा मैं आपको बताना चाहता हूं। इस समस्या का समाधान आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बोला है कि जिस दिन आपके गन्ने की पर्ची मिलेगी, जो कि पर्ची कंप्यूटराइज मिलती है, उसमें समय और तारीख दोनों लिखा होता है। जिस समय आपको गन्ने की पर्ची मिलेगी उसके 24 घंटे के भीतर आपके खाते में पैसा पहुंच जाएगा। आप चाहे गन्ना 2-3-4 दिन बाद भेजेंगे, 24 घंटे के अंदर भुगतान करने का काम समाजवादी पार्टी सरकार करेगी 2027 में, अगर आप लोगों ने समाजवादी पार्टी की सरकार बनाई। ऐसे आपकी आय दोगुनी होगी। इसके अलावा और भी काम है, क्योंकि समय ज्यादा इजाजत नहीं देता, लेकिन अब बोलने पे आओ तो फिर सारी बातें बोलनी पड़ती हैं। किसानों की आय दोगुनी कैसे होगी आप मुझे बताइए। जब कोई सरकारी नौकरी करता है तो उसका क्या क्या बढ़ता है? डीए बढ़ता है, महंगाई भत्ता बढ़ता है, टीए बढ़ता है, वेतन आयोग लगता है। शर्मा जी ने रिटायरमेंट लिया होगा तो 6वें वेतन आयोग में लिया होगा। वेतन आयोग लगता है, इसलिए उनकी सैलरी बढ़ती जाती है। इस बात की परिकल्पना बहुत सारी कमेटियों ने भारत सरकार को और प्रदेश की सरकारों को बताई कि किसानों की आय दोगुनी हम कैसे कर सकते हैं। मैंने कहा नहीं, विश्वगुरु कैसे बनेंगे, इस पे बात करिए। विश्वगुरु बनेंगे 2047 में, बहुत सारे लोग चले जाएंगे, फिर कौन पूछेगा? तो अगर आपको आय दोगुनी करनी है, उसके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि उत्तर प्रदेश और देश में किसान आयोग का गठन हो और वो आयोग सुनिश्चित करे, क्योंकि सरकारी संस्था रहेगी, वो आयोग सुनिश्चित करेगा कि किसी फसल की कितनी लागत है और कितने रुपए में बेचने पर किसान को लाभ होगा, जिससे उसकी आय दोगुनी हो जाएगी। तो समाजवादी पार्टी की सरकार आई, 2027 में हम किसान आयोग भी बनाएंगे और 23 फसलों
ये काम हम लोग करेंगे और कैसे करेंगे हमारे घोषणा पत्र में विस्तृत रूप से आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा, किसानों की बात हो चाहे शिक्षा की बात हो, हम लोगों ने जो काम किया आप उसको एक तराजू पर रखिए और भारतीय जनता पार्टी ने जो आपको धोखा दिया है उसको एक तराजू पर रखिए। फिर आपको महसूस होगा कि पिछले 10 सालों में उत्तर प्रदेश कितना पीछे चला गया। तो चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे किसानों की बात हो, चाहे महिलाओं की बात हो, चाहे रोजगार बेरोजगारी की बात हो, कोई भी बात हो, तो हम लोग किसानों के लिए इस तरह से चिंतित हैं और किसानों का इस तरह से हम लोग आय दोगुनी करने के लिए काम कर रहे हैं। इसके बाद समाजवादी पार्टी ने जो काम इस देश की कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए किया था उसके बारे में भी आप लोगों को जानने का हक भी है और मेरा अधिकार है कि मैं आपको बताऊं कि वो काम हम लोगों ने किया था। अभी जो वर्तमान में सरकार चल रही है वो काम तो कुछ करती नहीं है, कभी नाम बदल देगी, कभी काम का नाम बदल देगी, कभी अपना भी नाम बदल देगी। बताइए योगी जी का नाम क्या है? योगी जी का नाम क्या है? अजय सिंह पेश। तो जो मुख्यमंत्री अपना नाम बदल दे तो योजनाओं का नाम बदलने में कितना समय लगेगा? कानून व्यवस्था सही कैसे होगी मुझे बताइए। किसी भी देश प्रदेश की कानून व्यवस्था उस देश और प्रदेश की पॉलिसी सही करती है। पॉलिसी कैसी है इससे आपकी कानून व्यवस्था सही होगी। अगर दरोगा के 20,000 पद खाली है तो पेट्रोलिंग कौन करेगा? सिपाही के 1 लाख पद खाली है तो पेट्रोलिंग कौन करेगा? अगर बाकी सीनियर अधिकारियों के पद खाली हैं तो बताइए पेट्रोलिंग कौन करेगा? अगर तकनीकी तौर पर आप मजबूत नहीं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर आपने डेवलप नहीं किया तो बताइए पॉलिसी ठीक कैसे होगी? समाजवादी पार्टी ने ये बात 2012 से 17 में मान लिया था और समझ गई थी कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को सही करने के लिए उसे तकनीकी से जोड़ना पड़ेगा। और जो काम हम लोगों ने किया, इंडोनेशिया में वो काम होता था, जो हमारे यहाँ डायल 100 चलता है, लोकेशन के आधार पर हम ट्रेसिंग करते हैं, ये इंडोनेशिया में हुआ करता था। अंग्रेज एक बार इंडोनेशिया गए, उन्होंने देखा कि यहाँ की पुलिस तो बहुत तत्पर है, आप फोन कर लीजिए 5 मिनट में आपकी सहायता करने आ जाती है। उत्तर प्रदेश में क्या था, अगर आप थाने में चले गए तो पहले तो पुलिस आपको बेइज्जत करेगी, गेट के अंदर घुसेंगे, आपको भय होगा कि ऐसा ना हो कि धारा लगा दे। वो जो गैप था पुलिस और जनता के बीच में, उसका फायदा पुलिस उठाती थी और अभी भी उठाती है। आपने बहुत सारे मामले में देखा होगा कि आपको प्रताड़ित करने का काम करती है। तो इस काम को करने के लिए अखिलेश जी ने सोचा कि इसे खत्म कैसे किया जाए, बड़े पैमाने पर पूरे प्रदेश में लागू हो जाए। तो इंडोनेशिया में जब उन्होंने देखा था कि लोकेशन बेस्ड जो सर्विस है उससे हम देश की और प्रदेश की कानून व्यवस्था सही कर सकते हैं, तो उन्होंने डायल 100 लाया। उस समय के जो अधिकारी गए थे उन्होंने बोला कि इसमें पैसा बहुत लगेगा क्योंकि गाजियाबाद से लेकर के गाजीपुर तक उत्तर प्रदेश फैला हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास नहीं है, हमारे पास फाइबर केबल्स नहीं है, सैटेलाइट का जमाना ज्यादा उस समय था नहीं, तो शायद बड़ा मुश्किल होगा, ये काम नहीं हो पाएगा। अखिलेश जी ने कहा कि आपको ये नहीं बताना है काम नहीं हो पाएगा, आपको ये बताना है काम के लिए क्या चाहिए मुझे बताइए। उन्होंने कहा इसके लिए हमें फंड चाहिए। उन्होंने कहा जितना फंड चाहिए उससे हम ज्यादा फंड देंगे, लेकिन डायल 100 को ऑपरेशनल करके आपको दिखाना है। और उन लोगों ने डायल 100 ऑपरेशन करके दिया और आज मैं दावे से कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस हर नागरिक के मोबाइल फोन में है, यानी कि पॉकेट में है। आप डायल 100 मिलाइए, पुलिस आपको बाहर मिलेगी। ये होता है बुनियादी सुधार, ये होता है कानून व्यवस्था सही करना, सिर्फ बोलने से नहीं होता है। तो हम लोगों ने कानून व्यवस्था के लिए जो काम किया, डायल 100 ला करके वही पुलिस आज भी काम करती है और योगी जी कहते हैं कि हमने बहुत बढ़िया कानून व्यवस्था कर दी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, इनकाउंटर का सहारा लेके वर्तमान सरकार लोगों को गुमराह करती है कि इस देश और प्रदेश की कानून व्यवस्था सही हो गई। मैं आपको बताऊं, इनकाउंटर शब्द भारत के संविधान और किसी आईपीसी में है ही नहीं, यानी कि आप इनकाउंटर नहीं कर सकते किसी का, क्योंकि हमारे संविधान में नहीं लिखा हुआ है। लेकिन ये सरकार खुलेआम इनकाउंटर करती है, उसका प्रचार करती है और उससे वोट मांगती है कि हम इनकाउंटर करके प्रदेश की कानून व्यवस्था सही कर दी है, जो कि सरासर गलत है। यहाँ पे प्रबुद्ध समाज के लोग बैठे हैं, उनको ये बताना बहुत जरूरी है कि उत्तर प्रदेश में अगर हिंदुओं का सबसे ज्यादा इनकाउंटर हुआ है तो ब्राह्मणों का हुआ है पहले नंबर पर, किसी दूसरे बिरादरी
पटवारी का नहीं हुआ है। आप लोग का इनकाउंटर भी होता है और ये सरकार कहती है हम कानून व्यवस्था सही कर दिए, तो हम कैसे मान लें? बिहार में आपने देखा किस तरह से भरत तिवारी को लाइव कैमरे के सामने मार दिया जाता है। अगर कैमरा लाइव ना हो तो आप सोचो कि ये प्रदेश की पुलिस क्या बर्बरता करती होगी। इसे कानून व्यवस्था सही नहीं होती है। तो कानून व्यवस्था सही करने के लिए पॉलिसिंग सही करनी होती है। पॉलिसिंग सही करने के लिए हमने आपको उदाहरण बताया कि हमने डायल 100 आए थे। इसके अलावा पॉलिसिंग के लिए बहुत सारे काम हैं। वुमेन पावर लाइन नंबर था 1090, वो भी हम लोग आए थे। पुलिस हेडक्वार्टर जो लखनऊ में बना हुआ है, हमने ऐसा बनाया है कि पूरे भारत में ऐसा पुलिस हेडक्वार्टर नहीं है। जब आपके पास संसाधन नहीं होंगे तो आप क्राइम कैसे रोकोगे? क्राइम रोकने के लिए संसाधन चाहिए, अच्छे हथियार चाहिए, अच्छे वाहन चाहिए, अच्छी तकनीकी चाहिए। अगर सर्विलांस सिस्टम आपका सही नहीं है तो आप कानून व्यवस्था सही नहीं कर सकते हैं। वो सारा हमने काम किया। एक बहुत अच्छी बात है, इसलिए बताना चाहता हूँ कि जो आपका पुलिस हेडक्वार्टर है दिल्ली में, उसके टॉप फ्लोर पे हेलीपैड बना हुआ है। एक बार योगी जी किसी सभा में बोल रहे थे कि बोले बताओ इतनी ऊंची बिल्डिंग बना दी और उसके ऊपर हेलीकॉप्टर उतारने का इंतजाम कर दिया, बताओ हेलीकॉप्टर की क्या जरूरत है वहां पर? तो आपको मैं बताऊं, जितनी भी ऊंची बिल्डिंग बनती है विदेशों में उसके नियम है कि टॉप फ्लोर पर हेलीपैड जरूर बना होगा कि अगर बाई चांस कोई आपदा आ जाए, आग लग जाए तो उनका रेस्क्यू कैसे किया जाएगा। इसका उदाहरण आपने देखा कि लखनऊ के अंदर हमारे 15 मासूम जल के मर गए। अगर वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन का साधन होता तो शायद बच्चों को बचा दिया जाता। तो ये जो सोच है किसी मुख्यमंत्री की, कितना पीछे है आप समझिए इस बात को कि हेलीकॉप्टर का हेलीपैड क्यों बन गया है। उनको ये नहीं पता है कि उसे रेस्क्यू किया जाता है, उनको लगा कि हम अपने उड़ने के लिए बना लिए। तो ये बात है बुनियादी। तो ज्यादा बड़ी बात नहीं करके मैंने कानून व्यवस्था की बात आपको बता दी, शिक्षा की बात बता दी। स्वास्थ्य के लिए एक राष्ट्र बात कहकर अपनी बात में खत्म करूंगा। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जो हमने एम्बुलेंस सेवा शुरू किया, आपने देखा होगा कि बहुत सारे ग्रामीण एरिया है, हम लोग गाजियाबाद और आसपास के क्षेत्र में रहते हैं। आप थोड़ा पूर्वांचल में चले जाइए, आप गाजीपुर चले जाइए, आप कुशीनगर चले जाइए, बलिया चले जाइए, अम्बेडकर नगर चले जाइए, उधर फैजाबाद के तराई एरिया में बलिया चले जाइए, बस्ती चले जाइए, वहां पर भी बहुत पिछड़ापन है और डॉक्टर भी नहीं है। 50 किलोमीटर दूर डॉक्टर मिलते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अगर हम एम्बुलेंस सेवा नहीं दिए होते, बहुत सारी गर्भवती माँ बहनें जब प्रसव पीड़ा होती थी तो उनके पास कोई साधन नहीं होता था। बहुत सारे वीडियो आज भी देखने को मिल जाते हैं, कोई ठेले पे ले जा रहा है, कोई कुकी पे ले जा रहा है, कोई साइकिल पे ले जा रहा है। लेकिन हम लोगों ने कहा नहीं, गरीब का भी इलाज एम्बुलेंस की गाड़ी में ही जाएगा। और आज भी आप 108 मिलाइए, आपको 5-7 मिनट के अंदर एम्बुलेंस मिल जाती है और आप अपना इलाज सुनिश्चित कर लेते हैं। अगर उसी को और मजबूत करते तो शायद हो सकता है मेडिकल में आपको ऐसी समस्या ना होती। लेकिन आप लोग गाजियाबाद में रहते हैं, बड़े बड़े अस्पताल जो प्राइवेट अस्पताल हैं उसके उद्घाटन में प्रधानमंत्री भी आते हैं, स्वास्थ्य मंत्री भी आते हैं, मुख्यमंत्री भी आते हैं, रक्षा मंत्री भी आते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग पूंजीपतियों के बहुत बड़े मित्र हैं। ये चाहते हैं पूंजीपति आगे बढ़े। सरकारी अस्पताल अगर अच्छा होगा तो वहाँ गरीब का इलाज होगा, और अगर प्राइवेट अस्पताल अच्छा होगा तो अमीर का इलाज होगा। और गरीब बीमार हो गया अगर तो उसके सारे संसाधन को खेत को बेच करके इलाज करवाने की जिम्मेदारी उसकी हो जाएगी, और आदमी करता भी ऐसा है। तो साथियों, मेडिकल की जो सुविधाएं हैं उसके लिए आपको सरकारी अस्पताल बेहतर करने होंगे। अपने बच्चों का अपना इलाज एम्स में करवा लेते हैं लोग, और ये उम्मीद करते हैं हम लोग बड़े बड़े प्राइवेट अस्पताल में जाएं। तो आज भी जो बुनियादी मांगे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, उन सब पर सरकार कोई काम नहीं कर रही है। तो स्वास्थ्य के लिए हमने जो काम किया था उसके बराबर अगर कोई काम बीजेपी ने किया होगा आप चिंतन करिए और लोगों को बताइए। अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग इलाज मुफ्त करने का काम करेंगे। हर गरीब का इलाज मुफ्त होगा 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। तो इस तरह से जो भी मुद्दे आपके हैं, मैंने बहुत सारे मुद्दे को छूने का प्रयास किया। अगर कोई मुद्दा रह गया हो जो आपको लगता है कि हम इस मुद्दे को रखना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को आगे बढ़ाए, मैनिफेस्टो जो घोषणा पत्र है वो भी हमारा तैयार हो रहा है। हम चाहते हैं कि जो किसानों, नौजवानों, बेरोजगारों की जो बुनियादी बात है वो निकल कर आए। तो आप लोगों से मेरा आग्रह ये है, क्योंकि कार्यक्रम ये दिनेश्वर मिश्रा जी की जयंती का था, इन्होंने मुझसे सुझाव मांगा
हो सकता है। तो जनसंवाद का मतलब हुआ कि अगर आप लोग हमें 4-5 बिंदु कम से कम लिख के जरूर दे देंगे कि ये किसानों के मुद्दे में ये हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया होगा, छात्रों के मुद्दे में ये हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा, महिलाओं के मुद्दे में ये हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा, गरीबों के मुद्दे में ये हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा, और हमारे कोई विधानसभा या ग्राम सभा की एक निजी समस्या है, अगर वो उसका समाधान हो जाए तो अच्छा हो जाएगा। तो इस तरह के सुझाव हम आपसे चाहते हैं। और इस कार्यक्रम के बाद मैं चाहूँगा कि जो साथी, जो बुजुर्ग, जो नौजवान कोई सुझाव देना चाहते हैं तो लिखित तौर पर वो सुझाव मेरे पास भेजेंगे, उसको हम समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र में शामिल करेंगे ताकि आपकी आवाज धौलाना से निकलकर लखनऊ शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, क्षेत्र की जनता, जनेश्वर मिश्र, प्रोफेसर